हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक साम्य तथा आयनिक साम्य, इस चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर बताइए, या साम्य स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक में अंतर, क्या अंतर होते हैं, इसको हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी तक आपका तैयार नहीं हुआ होगा तो अभी तैयार हो जाएगा। देखो, अंतर जो हम बताने वाले हैं, ऐसे नहीं कि दो कॉलम बना करके एक इधर वेग स्थिरांक बता दे, दूसरा साम्य स्थिरांक। ऐसे अगर बताएंगे तो वो अलग की बात होगी। हम आपको इस तरीके से बताने वाले हैं कि पहले हम वेग स्थिरांक के बारे में डिटेल से बताएंगे कि वेग स्थिरांक क्या होते हैं, उसके बाद फिर साम्य स्थिरांक क्या होते हैं उसको डिटेल से बताएंगे। और दोनों जब बता देंगे तो वही दोनों आपका अंतर हो जाएगा। यानी अंतर हम जो है पहले वेग स्थिरांक को अलग बताएंगे और फिर साम्य स्थिरांक को अलग बताएंगे। इससे आपकी दो तैयारी होगी। एक तो आप अंतर भी बता लोगे, यानी वेग स्थिरांक साम्य स्थिरांक दोनों लिख दोगे, दोनों का अंतर हो जाएगा। और दूसरी बात, वेग स्थिरांक क्या होते हैं तथा साम्य स्थिरांक क्या होते हैं, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी तक तैयार नहीं हुआ होगा तो अभी आपका तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेग स्थिरांक क्या होते हैं। पहले हम वेग स्थिरांक देख लेते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, और उसके बाद फिर साम्य स्थिरांक देख लेते हैं और उसके क्या लक्षण है। दोनों को जब देख लेंगे तो दोनों का अंतर हो जाएगा। तो चलिए, वेग स्थिरांक की अगर हम बात करें तो वेग स्थिरांक माना स्थिर ताप पर एक सामान्य रासायनिक अपक्रिया। अब एक रासायनिक अपक्रिया हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सामान्य रासायनिक अपक्रिया N1A प्लस N2B, भाई यहाँ पर गिव्स आउट, ये हमारा उत्पाद बन जाएगा। यानी हमने एक सामान्य रासायनिक अपक्रिया ले लिया, N1A प्लस N2B गिव्स आउट उत्पाद, ये हमने रासायनिक अपक्रिया लिया है। अब इस अपक्रिया पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम के अनुसार, भाई अगर हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार देखा जाए तो जो अभिक्रिया की दर होगी, भाई इसका अगर हम वेग देखा जाए तो V1 बराबर हो, ये हमारा K1 हो जाएगा, और A की पावर जो है N1 और B की पावर जो है N2 हो जाएगा। भाई हमारा जो इसका दर बनेगा, वेग बनेगा, रेट बनेगा, वो हमारा V1, भाई वेग जो है V1 हम लिखेंगे और बराबर एक K1 हो जाएगा। भाई बराबर K1 हो जाएगा और A और B ये लिखा जाएगा और साथ में इसके पावर बना देंगे जो आगे लिखा गया है। समझ में आया ना? इसको हम पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जहां K1 बराबर, ये कौन, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। हमारा ये जो K1 है ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अगर हम यहाँ A जो लिया है, A बराबर 1 मोल ले लिया जाए, A की वैल्यू 1 मोल और B की वैल्यू 1 मोल ले लिया जाए, तो भाई अगर दोनों का 1 मोल लेते हैं तो हमारा V1 बराबर क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। भाई ये हमारा V1 बराबर K1 मिल जाएगा। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए ये हमारा V1 बराबर जब K1 आ जाएगा तो इस प्रकार अगर इसको हम कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो। एकांक मतलब A और B जो अभिकारक लिए गए हैं इसका एक इकाई हो, तो एकांक हो तो वेग स्थिरांक का मान जो हमारा बनेगा, भाई वेग स्थिरांक का मान जो होगा वो अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। आप देख रहे हैं V1 बराबर K1 हो गया। ठीक, कब? जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक होती है। और एक चीज जान लीजिएगा आप, जो वेग स्थिरांक का मान होता है, यानी वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहा जाता है। किसको? वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहा जाता है। ये तो बात हो गई, ये वेग स्थिरांक बराबर होता है कब? जब अभिकारकों की सांद्रता जो है एकांक होती है तब। समझ में आ गया ना? तो अब ये वेग स्थिरांक इतना हो गया। अब वेग स्थिरांक के लक्षण कौन कौन से हैं, चलो इनके लक्षण की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अब ये जो वेग स्थिरांक के लक्षण की अगर हम बात करें तो इसके कुछ लक्षण है। सबसे पहला लक्षण ये है कि भाई वेग स्थिरांक के का मान अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं और दाब पर निर्भर नहीं करता। भाई वेग स्थिरांक का मान जो होता है, भाई ये जो अभिकारक होते हैं यानी अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता है, यानी जो अभिकारक होते हैं या जो उत्पाद होते हैं इनकी सांद्रताओं और दाब के मान पर जो है इनका मान निर्भर नहीं करता। यानी अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है साथ में जो इनका दाब होता है इस पर निर्भर नहीं करते। भाई वेग स्थिरांक का मान इन सब बातों पर निर्भर नहीं करता है। पहला अंतर यह है।
दूसरा अंतर यह है कि वेग स्थिरांक का मान उत्प्रेरक की उपस्थिति और अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है। यानी जो वेग स्थिरांक का मान होता है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति, अगर उत्प्रेरक है तो उस पर, और जो है अभिक्रिया का ताप कितना है इसके मान पर जो है वेग स्थिरांक जो है निर्भर करता है। समझ में आ गया नहीं भाई? सांद्रता जो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो और दाब पर जो है वेग स्थिरांक का मान निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है तो उत्प्रेरक पर, और जो है ताप पर जो है वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है। और अगली जो इनकी बात है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। भाई जो उत्प्रेरक होते हैं इनकी उपस्थिति में वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला इनका जो है लक्षण, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। यानी अभिक्रिया का ताप अगर आप बढ़ाते हैं तब भी आप वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि वेग स्थिरांक होते क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, ये हमारी जो अभिक्रिया हो रही है द्रवण भाई N1A + N2B और गिब्साउथ उत्पाद, हमने मान लीजिए एक छोटा सा रिएक्शन ले लिया और इस पर द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। B1 = K1 और A की पावर N1 B की पावर N2 हो जाएगा। अगर हम जहां इसमें K1 लिखा गया है यह अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, यही वेग स्थिरांक आपका है। अब यहाँ अगर अभिकारकों का मोल 1 ले लिया जाता है तो वेग स्थिरांक का मान जो होता है वो अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाता है। तब जब अभिकारकों का मोल एकांक होते हैं तो ऐसी स्थिति में देखो ये जो अभिक्रिया के दर के बराबर होता है तो वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया दर भी कहा जाता है। यानी वेग स्थिरांक का दूसरा नाम जो है विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहा जाता है। और वेग स्थिरांक के कुछ लक्षण होते हैं। भाई पहला लक्षण यह है कि जो वेग स्थिरांक होते हैं वो अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताओं साथ में दाब पर निर्भर नहीं करता। तो निर्भर कहाँ करता है भाई? वेग स्थिरांक का मान जो होता है ये उत्प्रेरक तथा जो है ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? उत्प्रेरक और ताप पर निर्भर करता है। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग का स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। भाई अभिक्रिया का ताप अगर बढ़ाते हैं तब भी वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो बात हो गई वेग स्थिरांक की। अब हम साम स्थिरांक को भी देख लेते हैं, बस दोनों में अंतर अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गई? चलो साम स्थिरांक देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि साम स्थिरांक होते क्या है तो एक बात आप जानते हो कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में भाई जो आपका वेग स्थिरांक का मान होता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होती है, उसमें कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात नहीं होती है। लेकिन जो साम स्थिरांक होता है ये बात हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर ही किया जाता है। यानी साम स्थिरांक की बात का मान हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर ही देखा जाता है। तो साम स्थिरांक का मान जो होता है वो अग्र अभिक्रिया व विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को जो है साम स्थिरांक कहा जाता है। तो किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया व विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान साम स्थिरांक कहलाता है। समझ में आ गई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसमें जो अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों के वेग स्थिरांक का मान होता है, दोनों का अनुपात होता है, उसे साम स्थिरांक कहा जाता है। अब ये कैसे होता है इसको भी चलिए हम बता देते हैं। तो इसमें माना स्थिर ताप पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है हमारे पास N1A + N2B रिवर्सिबल M1C + M2D, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। भाई आपको अंतर बता रहे हो ना, तो अंतर में वो क्या है ये क्या है दोनों को आप अच्छे से बता दीजिए, अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे अग्र अभिक्रिया की दर जो होगी, अग्र अभिक्रिया की दर तो आप जानते हैं बराबर यहाँ पर K1 हो जाएगा और ये जो है हमारा A की पावर N1 और B की पावर जो है N2 हो जाएगा, ये अग्र अभिक्रिया होगी। इसी तरीके से अगर हम विपरीत अभिक्रिया की बात करें कि दर, तो जो हमारा विपरीत अभिक्रिया इधर से पलट के होगा तो ये हमारा K2 हो जाएगा और फिर C की पावर M1 हो जाएगा और D की पावर M2 हो जाएगा। भाई ये विपरीत अभिक्रिया हो जाएगी। एक चीज जानते हो साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। तो ये साम स्थिरांक हमारा आ जाएगा जिसे हम Kc के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हो? Kc के नाम से। ये जो हमारा होगा K1/K2 हो जाएगा और ये बराबर ये जो बनेगा C की पावर M1 और D की पावर M2 और ये हमारा A की पावर N1 हो जाएगा और B की पावर N2 हो जाएगा। भाई इन दोनों का मान ये K1/K2 हो जाएगा और इसका मान हमारा साम स्थिरांक Kc हो जाएगा। तो समझ में आया Kc क्या है? भाई अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान जो होता है वो साम स्थिरांक कहलाता है। अब अगर हम बात करें भाई ये जो हमारा साम स्थिरांक का मान होता है, भाई साम स्थिरांक का मान जो होता है अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं, यानी जो अभिकारक होते हैं उत्पाद होते हैं
इनकी सांद्रता कितनी होती है, सांद्रताओं साथ में दाब और इसका आयतन और उत्प्रेरक पर निर्भर नहीं करता है। यानी इन सब बातों पर जो है ये जो हमारा साम स्थिरांक होता है इस पर किसी पर भी निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं निर्भर करता है भाई, जो हमारा उत्पाद होते हैं या विकारक होते हैं कि सांद्रता कितनी है, दाब कितना है, आयतन कितना है, उत्प्रेरक क्या है, यानी इन सब बातों पर साम स्थिरांक का मान निर्भर नहीं करता है। दी गई रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण हमारा दिया गया है, इसके लिए इस पर अगर देखा जाए तो साम स्थिरांक का मान जो होता है केवल ताप और माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कितना टेम्परेचर है और क्या माध्यम में हो रहा है, इसी पर साम स्थिरांक का मान निर्भर करता है। तो समझ में आ गया होगा कि वेग स्थिरांक और साम स्थिरांक में क्या अंतर है। तो इस तरीके से वेग स्थिरांक और साम स्थिरांक दोनों को जब आप बारी बारी बताते हैं तो दोनों का अंतर जो है आपका हो जाता है। भाई अंतर दो ही तरीके से बताया जा सकता है, या तो आप बीच में पाई खास के दोनों साइड में, एक साइड में वेग स्थिरांक दूसरे साइड में साम स्थिरांक लिख दीजिए, और या तो पहले वेग स्थिरांक को डिटेल से बता दीजिए फिर साम स्थिरांक। तो यहाँ पर हमने जो आपको बताया पहले वेग स्थिरांक का कैसे होता है, क्या होता है, और फिर साम स्थिरांक। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।